अब हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो सेंट्रल डॉगमा थ्योरी क्या कहती थी? सेंट्रल डॉगमा थ्योरी कहती थी कि अगर भाई आप डीएनए से डीएनए बना रहे हो तो प्रोसेस का नाम रेप्लिकेशन, डीएनए से अगर आप आरएनए बना रहे हो तो प्रोसेस का नाम ट्रांसक्रिप्शन। और अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रांसक्रिप्शन पढ़ने वाले हैं। तो ये तो तुम्हें समझ में आ गया, ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस इन व्हिच देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। लेकिन सिंपल सी बात है, आज तो हम शुरू कर नहीं पाएंगे क्योंकि अभी तो बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी। तो सुनो क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ेगी, तो दिमाग लगाओ। पहला पॉइंट तो ये है कि जब ये डीएनए है ना, तो डीएनए से आरएनए बनाना है। कितना क्लियर? सबका समझ आ रहा है? डीएनए से आरएनए बनने का प्रोसेस का मतलब पता है क्या होता है? डीएनए से आरएनए बनने का प्रोसेस का मतलब होता है कि ये जो स्ट्रैंड है ये सिंगल स्ट्रैंडेड बनेगा। पक्का क्लियर? लेकिन यार जब डीएनए से डीएनए बनता था तो नॉर्मली होता क्या था? नॉर्मली होता ये था कि अगर डीएनए ऐसे होता था तो डीएनए पहले ओपन होता था, अभी भी जस्ट पढ़ के आए हो, ठीक है? तो डीएनए ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखाई देता था, रेप्लिकेशन फॉर्क की तरह। क्लियर? फिर इसके एक स्ट्रैंड की तरफ एक तरफ बनता था और एक तरफ दूसरा बनता था। फिर ये दोनों सेपरेट होकर दो स्ट्रैंड ऑफ डीएनए बना देते थे। मतलब समझ में आया क्या? क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरीके से काम चलता था, एक डीएनए पहले ओपन होता था और उससे दो नए डीएनए बन जाते थे। लेकिन इस बार क्या होगा, आपको एक ही सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आरएनए बनाना है। अगर सिंगल स्ट्रैंडेड बनाना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पहली बात तो ये कि डीएनए के दोनों में से कोई एक स्ट्रैंड ऐसा होगा जो आरएनए के लिए कोड करेगा। क्लियर है बात? दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पूरा डीएनए पहले ना कोड, अभी जो मैंने लाइन बोली मैं इसको भी दोबारा आऊंगा, इस पर पहले एक बात समझ लो कि जो पूरा डीएनए है, ये जो पूरा डीएनए जब ये कॉपी होता था, मतलब जब ये कॉपी होता था डीएनए से डीएनए बनाता था तो पूरा डीएनए रेप्लिकेट होता था। लेकिन डीएनए से आरएनए बनाते समय पूरा डीएनए रेप्लिकेट नहीं होता। समझाया मैंने क्या बोला? जब डीएनए से आरएनए बनाना होता है तो स्पेसिफिक लोकेशंस ही होती है जो रेप्लिकेट कर, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन में जाती है। समझ आ गया क्यों? इसका सिंपल सा आंसर है, जब डीएनए से बनता है आरएनए, दिमाग लगाना मैं क्या बोल रहा हूँ, जब डीएनए से बनता है आरएनए तो स्पेसिफिक लोकेशंस ही आती है। तो तुम्हें ये रीजन इसलिए भी याद होगा क्योंकि जब हमने डीएनए पैकेजिंग पढ़ा था तो पैकेज होने के बाद मैंने उसके दो तरीके के क्रोमैटिक फाइबर के बारे में बात करी थी। कौन कौन से दो नाम थे? एक था यूक्रोमेटिन और एक था हेट्रोक्रोमेटिन। क्लियर हो रहा है? एक था यूक्रोमेटिन और एक क्या था? हेट्रोक्रोमेटिन। पक्का क्लियर हुआ? तो जो यूक्रोमेटिन होता है ना, वो ऐसा डीएनए स्ट्रैंड होता है जो डीएनए से आरएनए बनाने लायक होता है, जिसके लिए एक टर्म यूज करा था ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। जाके नोट्स पढ़ोगे तो हमें मिल भी जाएगा एग्जैक्टली बात है। क्लियर? लेकिन जो दूसरा वाला पार्ट होता है दैट इज हेट्रोक्रोमेटिन, उसमें हमने लिखा था इट इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। तो इसका मतलब वो डीएनए का स्ट्रैंड जो टाइटली पैक हो जाता है, जाइट की दिक्कत करता है, तो वो डीएनए से आरएनए नहीं बना पाता। लेकिन वो डीएनए का स्ट्रैंड जो लाइट स्ट्रेन लेता है, जिसको यूक्रोमेटिन कहते हैं, वो डीएनए से आरएनए बनाता है। इस वजह से ये भी समझ यहीं पे समझ में आ जाना चाहिए कि पूरा डीएनए तो आरएनए नहीं बनाएगा। कितना क्लियर हो गया? वही डीएनए का से आरएनए बनेगा जो वायबल होगा, जो काम कर सकता है। दूसरी बात, अब जो इंपॉर्टेंट है ना, ये अपने आप में क्वेश्चन बन कर आता है कि व्हाई बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए डू नॉट कोड फॉर आरएनए फॉर्मेशन। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स आरएनए के लिए कोड क्यों नहीं करते? समझाया मैंने क्या बोला? पक्का क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। क्लियर होगा तो सुनना जरा। चलो सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे अगर मेरे को डीएनए को कोड करने के लिए, डीएनए से डीएनए बनाने के लिए पहले डीएनए को ओपन करना पड़ता था, वैसे डीएनए से आरएनए बनाने के लिए भी डीएनए को ओपन करना पड़ेगा। समझा रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? डीएनए से आरएनए बनाने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? डीएनए को ओपन करना पड़ेगा। डीएनए को ओपन करने के लिए जो आप एंजाइम यूज करोगे, अब उसका नाम क्या होगा? सुनो, अब मैं तुम्हें सिंपल एक लॉजिक से बताऊंगा, तो सुनो। जब तुम्हें याद है डीएनए से डीएनए बना रहे थे, जब हम डीएनए से डीएनए बना रहे थे तो हमने एक एंजाइम यूज करा था डीएनए को खोलने के लिए, उसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए। क्या नाम था उसका? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। उसका शॉर्ट नेम क्या था? हेलिकेज। याद है? याद है? पक्का? सुनो, अगर आप मुझे डीएनए से आरएनए बनाना है तो इस बार उसका नाम क्या होगा? सुनना, अब मुझे डीएनए से क्या बनाना है? आरएनए बनाना है। अगर मुझे डीएनए से आरएनए बनाना है तो डीएनए को खोलना पड़ेगा, लेकिन किस लिए खोलना है मेरे को इस बार? आरएनए के लिए। तो इस बार उसका नाम पड़ जाएगा आरएनए पॉलीमरेज। बताओ पड़ेगा कि नहीं? लेकिन काम तो वो डीएनए पे डिपेंड होके कर रहा है, तो उसका नाम क्या होगा पूरा? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आसान है ना? पिछला वाला था डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ये है डीएनए पे डिपेंडेंट होकर
लेकिन आरएनए के लिए कोड करेगा सर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है यहाँ तक? पक्का समझ में आया? पहला पॉइंट तो ये हो गया। लेकिन इसका कोई शॉर्ट नेम है क्या? शॉर्ट नेम ही नहीं, इसका जो स्ट्रक्चर जो मॉलिक्यूल तोड़ते हुए जाएगा तो उसके बारे में भी डिटेल में पढ़ोगे। वो जो पार्टिकल है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से होता है, जिसमें एक कोर पार्टिकल होता है और एक सिग्मा फैक्टर होता है। उसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। समझ में आया मैंने क्या बोला? लेकिन अभी वापस आते हैं इसी क्वेश्चन पर कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स आरएनए के लिए कोड क्यों नहीं करते? तुम रीजन सोच सकते हो क्या कोई? बताओ। नहीं पता? चलो मैं बताता हूँ, सुनना। मुझे अब बनाना है डीएनए से आरएनए, तो सबसे पहले डीएनए को तोड़ना पड़ेगा। डीएनए के बॉन्ड्स को, जो बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ के उसको खोलना पड़ेगा। जब डीएनए खुलता है तो वहां पे कौन सा एंजाइम काम करता है? अभी बताया डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये तो क्लियर है? तो जैसे ही एंजाइम काम करता है तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को किस तरीके से खोल देता है? वो कुछ इस तरीके से। इतना क्लियर? पक्का समझ में आया? अब सुनो, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड आरएनए के लिए कोड नहीं करते, इसके दो रीजन है। पहला रीजन, ध्यान से सुनो। पहला रीजन ये है कि भाई आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। अगर आरएनए के, अगर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड कॉपी करने लग जाए, अगर दोनों स्ट्रैंड काम करने लग जाए, तो एक स्ट्रैंड बनेगा इधर की तरफ और एक स्ट्रैंड बनेगा इधर की तरफ। बनेगा कि नहीं? अब मेरी बात सुनो, अब थोड़ी देर बाद बनाएंगे इसको, लेकिन अभी एक चीज सुनो। अगर इधर ए था तो इसकी एंटी कॉम्प्लीमेंट्री साइड होती है ये, और अगर इसके इधर यू था, मतलब जो भी था उसके इधर होगा, तो ये आपस में बाइंड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसको भी दूर कर दिया गया। लेकिन इससे जो स्ट्रैंड बनेगा यहाँ पर और इससे जो स्ट्रैंड बनेगा यहाँ पर, ये दोनों भी तो एक दूसरे के एंटी कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। और जैसे ये दोनों स्ट्रैंड बाहर निकल कर आएंगे, तो ये दोनों तो बाहर निकल कर आ गए और ये डीएनए वापस आना बाइंड हो गया। लेकिन ये जो बाहर निकल कर आए हैं, ये भी तो एक दूसरे के एंटी कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो ये आपस में चिपक जाएंगे। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो आरएनए डबल स्ट्रैंडेड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वो सिंगल स्ट्रैंडेड रहेगा। और अगर वो सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं रहेगा तो बताओ वो आरएनए कभी बन पाएगा क्या? नहीं समझ में आया ना भी ये वाला क्वेश्चन? समझ नहीं आया ना ये? दोबारा दोबारा अब मैं तुम्हें एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, ठीक है? सुनना। मान लो फॉर एग्जांपल इधर ए था, इधर टी था। मैं बड़ा बड़ा दिखा रहा हूँ, वैसे एक टर्म में कितने बेस पेयर होते हैं? 10। मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ। इधर मान लो फॉर एग्जांपल जी है, तो इधर क्या होगा? इतना क्लियर? जब मैंने इस डीएनए को खोला, इसकी मदद से डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज की वजह से ए इधर आ गया और टी इधर चला गया, जी इधर आ गया और सी इधर चले गया। बताओ मैं गलत बोल रहा हूँ? क्लियर? जी ए सी टी ऐसे हो गया। अब मेरी बात सुनो, अब जो नया आरएनए स्ट्रैंड बनेगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा इधर की तरफ टी होगा, समझ में आया? लेकिन टी नहीं होता आरएनए के अंदर, यू होता है, ठीक है? अभी के लिए चलो टी देख लेते हैं, अभी मैं उसकी प्रॉपर्टी बता रहा हूं। और जी के अपोजिट क्या बनेगा? सी बनेगा कि नहीं? और इसके अक्रॉस अगर बनेगा तो यहां पर क्या आएगा? ए आएगा कि नहीं? और सी किसको कोड करता है? बताओ जी आएगा कि नहीं? कितना क्लियर हुआ? अब सुनना, अब सुनना। तुम्हें अच्छी तरह पता है ए टी से बॉन्ड बनाता है, जी सी से बॉन्ड बनाता है, इसमें तो बताने की जरूरत है नहीं। लेकिन अब दिमाग लगाओ, सुनना। जब ये वाला स्ट्रैंड और ये वाला स्ट्रैंड जब बाहर आएंगे, ये ब्लू कलर के आरएनए, ब्लू कलर वाले आरएनए, जब ये दोनों बाहर आएंगे तो यार ए तो टी के एंटी कॉम्प्लीमेंट्री होता है। जैसे ही बाहर आएंगे तो डीएनए तो अपना चिपक जाएगा, उसको तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये भी आपस में चिपक जाएंगे। चिपकेंगे कि नहीं बताओ? क्यों? क्योंकि ये दोनों भी एंटी कॉम्प्लीमेंट्री है भाई। और अगर ए और टी एक साथ जुड़ गए, जी और सी आपस में जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, और जब ये जुड़ गए तो आरएनए भी डबल स्ट्रैंडेड हो जाएगा ना यार। लेकिन आरएनए तो सिंगल स्ट्रैंडेड होना चाहिए ना। तो इसका आंसर सीधा सीधा ये है कि अगर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड कॉपी करेंगे आरएनए के लिए, कोड करेंगे आरएनए के लिए, तो जो दो आरएनए के स्ट्रैंड्स बनेंगे वो एक दूसरे के एंटी कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, और एंटी कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से वो बाइंड कर जाएंगे। और अगर गलती से वो बाइंड कर गए तो आरएनए विल बिकम डबल स्ट्रैंडेड, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। बताओ समझ में आया? आराम से सोचो, आराम से देखो, समझ आया कि नहीं आया?
पहला रीजन समझ आया कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड आरएनए के लिए कोड क्यों नहीं करते, तो समझ आया, क्या समझ आया? मतलब 1 से 2 जाते थे, 2 से 4, तो ये उसी प्रोसेस में ये एक ही बनाएगा, एक डीएनए से एक ही आरएनए का स्ट्रैंड बनेगा बस, क्योंकि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और एक ही बार में बनता है बस। क्लियर? दूसरी बात सुनो, अब दूसरा रीजन सुनो। मान लो कि दोनों स्ट्रैंड बने और किसी तरीके से आपने रोक लिया उनको जुड़ने से, एंटी कॉम्प्लीमेंट्री है, वो एक दूसरे से चिपकने के लिए भागेंगे ही भागेंगे, क्योंकि ए हमेशा टी से बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, जी हमेशा सी से बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, ये एक दूसरे की तरफ भागेंगे ही भागेंगे। लेकिन आपने किसी तरीके से कंट्रोल कर लिया, आपने दोनों को बाइंड होने से रोक लिया, तो आरएनए स्टैंडर्ड डॉग्मा थ्योरी क्या कहती है, आरएनए आगे क्या बनाता है, प्रोटीन, तो ये वाला स्ट्रैंड भी प्रोटीन बनाएगा और ये वाला स्ट्रैंड भी प्रोटीन बनाएगा। ज्यादा प्रोटीन नहीं बन जाएंगे, ज्यादा प्रोटीन जब बन जाएंगे तो ज्यादा जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंट्रोल करनी पड़ेगी, और एक सेल के लिए इतनी सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट करना उनके साथ बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी समझना, जो कोई भी नहीं समझ पाएगा, ना बॉडी समझ पाएगी अपने, समझ में आया? इसीलिए भी एक ही स्ट्रैंड हमेशा कॉपी करता है। अब तुम बोलोगे कौन सा स्ट्रैंड कॉपी करता है, चलो वो तो मैं बता दूंगा कौन सा स्ट्रैंड कॉपी करता है, लेकिन एक बात याद रखना, जो डीएनए के जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं, अब हम उनके नाम रखते हैं, एक का नाम रखते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, एक का नाम रखते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। तो जो आरएनए के लिए कोड करेगा वो टेम्पलेट स्ट्रैंड कोड करेगा, कोडिंग स्ट्रैंड कोड करेगा, कोडिंग नाम से लग रहा है लेकिन कोड करता है टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो डीएनए का कोडिंग स्ट्रैंड जो होता है वो किसी चीज के लिए कोड नहीं करता, डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड कोड करता है नए आरएनए के, समझ आया? तो मान लो डीएनए का ये वाला स्ट्रैंड टेम्पलेट है और ये वाला कोडिंग है, तो ये वाला कोड नहीं करेगा और ये वाला कोड करेगा, और जैसे ही सिंगल स्ट्रैंड पूरा बनकर आ जाएगा ये बाहर निकल जाएगा, डीएनए अपना वापस बाइंड होकर चले जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं, और जो आरएनए बनकर आया है फिर इसका आप आगे यूज करोगे, कैसे यूज करोगे वो पूरा करवाना टॉपिक है। डीएनए के साथ क्या, डीएनए से बनकर ही बाहर आ गया ना, अरे एक ही बनता है, पूरा टॉपिक बताया मैडम अभी कि देख स्ट्रैंड कॉपी होता है, ये वाला तो बनेगा ही नहीं ना, कोडिंग में नहीं बनता, टेम्पलेट में बनता है। अभी तक हम क्वेश्चन ये पढ़ रहे थे कि दो डीएनए के जो दो स्ट्रैंड है वो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड आरएनए के लिए कॉपी करते हैं, नहीं करते, उसके दो रीजन है, दोनों रीजन तो समझ आए, समझ आ गया आता। अब क्वेश्चन ये है कि कौन, फिर अगर एक ही करता है तो कौन सा एक ही करता है, वो वाला एक करता है जिसका नाम है टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्लियर हो गया, पक्का समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इसको तुम्हें प्रैक्टिकली थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा, मैं कर दूंगा, बताओ समझ आया कि नहीं आया? ये जो आरएनए से बनता है पहले डीएनए से डीएनए बनेगा, फिर डीएनए से आरएनए बनेगा, फिर आरएनए, मतलब सारे डीएनए से एक आरएनए, लाइक पहले डीएनए से डीएनए बनेगा, फिर तो पहले डीएनए से डीएनए बनता है एस फेज में, और डीएनए से आरएनए बनता है अपने नॉर्मल फेजेस के अंदर, जब बॉडी के अंदर सेल आ जाता है तब उसको कोडिंग करनी होती है, अलग अलग चीजें बनानी होती है, अलग अलग इंसुलिन बनाना है, ये बनाना है, वो बनाना है, तब वो काम चलता है। बना सकता है, वो डिपेंड करता है कि फिर कब जरूरत है उसकी, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो गया, पक्का समझ में आया? ये जो मैंने अभी समझाया कि व्हाई डीएनए डू व्हाई बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए डू नॉट कोड फॉर आरएनए, अभी के अभी मैं 3 लाइनें बता रहा हूं, 3 से 4 लाइनें, वो अभी के अभी रीड करो, अभी खत्म हो जाएगा, छठे तो अभी रीड करनी है। पेज नंबर 10, हाँ कभी नहीं, पेज नंबर 107 है, ये लास्ट के 4 से 5 लाइनें रीड करो, या फिर लास्ट से पूरा पैराग्राफ रीड करो, ठीक है? पेज नंबर 107 ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से पहले जो पैराग्राफ दे रखा है, इस पूरे पैराग्राफ को फटाफट से सिंगल रीड मारो, एक रीड में तुम्हें समझ में आ जाएगा, जल्दी से खत्म करो, जल्दी। पेज नंबर 107 हो गया, चलो पढ़ लिया आप सब, तो पढ़ लिया ना, समझ में आ गया? चलो अब सुनना जरा ध्यान से आप, अब बात करेंगे कि ठीक है ये तो मुझे समझ में आ गया कि भैया डीएनए से डीएनए बनता है, डीएनए से आरएनए वगैरह वगैरह, और दोनों स्ट्रैंड इसलिए कॉपी नहीं करते, इसलिए काम नहीं करते क्योंकि ये इंफॉर्मेशन को कॉम्प्लिकेट कर देगा, और दूसरा आरएनए आरएनए आपस में बाइंड कर जाएगा तो और ज्यादा जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या कर देगा, अब डीएनए से जो डीएनए बनता है, सॉरी डीएनए से जो आरएनए बनता है, अब वो काम कैसे करता है तो सुनना। तो डीएनए से आरएनए जब बनता है ना, तो इसके पूरे स्ट्रैंड को ना अलग अलग हिस्सों में बांट दिया है, कैसे? तो मान लो फॉर एग्जांपल एक डीएनए का स्ट्रैंड ये है, डीएनए का स्ट्रैंड है, क्लियर? पहले तो ये बात समझ लो
कि मैंने तुम्हें अभी भी थोड़ी देर पहले बताया भी वैसे कि पूरा डीएनए जो होता है वो आरएनए के लिए कोड नहीं करता। डीएनए की कोई स्पेसिफिक लोकेशन होगी जहां से आरएनए बनना चालू होगा और स्पेसिफिक लोकेशन पे जाके खत्म भी हो जाएगा। क्लियर? पक्का समझ में आया? मान लो यहाँ से डीएनए स्टार्ट हो रहा है, समझ आया? यहाँ से क्या हो रहा है, डीएनए स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जरूरी थोड़ी यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। ट्रांसक्रिप्शन यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। और मान लो ट्रांसक्रिप्शन यहाँ से स्टार्ट होगा। क्लियर? तो इस जगह को क्या कहते हैं पता है? मान लो इतने टाइम कितनी जगह से वो स्टार्ट होता है, तो इस जगह को कहेंगे प्रमोटर। क्या बोलते हैं? अब तुम बोलोगे पता कैसे चलेगा प्रमोटर क्या है? तो प्रमोटर का मतलब वो जगह जहां पर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इंसर्ट करेगा और जैसे डीएनए को खोलना चालू करेगा। तो जितना डीएनए खोलेगा उतना ही आरएनए बनेगा, और जहां से डीएनए खुलेगा वहीं से आरएनए बनना चालू होगा। समझ आया? तो अगर वो जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज अगर वो यहाँ पे इंसर्ट होता है तो यहाँ से डीएनए को खोलना चालू करेगा, इसके पहले का डीएनए 5dd रहेगा। क्लियर हो गया? जहां तक वो काम करेगा वहां तो ओपन रहेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो निकल जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि वो बीच में से कहीं से एंटर, तो चलो ये तो तुम्हें समझ में आ गया कि वो जो एंजाइम है हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए वो जरूरी नहीं है स्टार्टिंग से एंटर करे, लेकिन ये भी याद रखो कि वो जरूरी नहीं है कि एंड भी बाहर निकलेगा, तो कहीं बीच से भी बाहर निकल सकता है। तो कहीं बीच से इंसर्ट कर सकता है और मतलब एंटर कर सकता है, और कहीं बीच से एग्जिट भी कर सकता है। जिस पॉइंट से वो एग्जिट करता है उस जगह का नाम पता है क्या रखते हैं? उसका नाम रखते हैं टर्मिनेशन। क्या नाम रखते हैं? तो जहां से वो एंजाइम बॉन्ड्स को तोड़ना चालू करता है, इसका मतलब जहां से आरएनए बनना चालू होगा उस पॉइंट का नाम है प्रमोटर। जहां से वो एंजाइम बाहर निकलेगा और जहां पे आरएनए बनना बंद हो जाएगा उस जगह को क्या बोलेंगे? टर्मिनेशन। क्या? टर्मिनेटर। और असलियत में जितना डीएनए प्रमोटर और टर्मिनेशन के बीच की जगह होगी वही तो डीएनए खुला होगा, सिर्फ उतने में ही आरएनए बनेगा। होगा कि नहीं होगा? इसलिए उस जगह का नाम क्या है? स्ट्रक्चरल जीन। क्या नाम है उस जगह का? स्ट्रक्चरल जीन। तो जितना डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होता है उस एरिया का नाम क्या है? स्ट्रक्चरल जीन। बताओ समझाया? क्लियर है? यहाँ तक आराम से सोच लो। ये अगर दिक्कत हो रही है किसी को तो बोलो। प्रमोटर, टर्मिनेशन और स्ट्रक्चरल जीन, ये इंपॉर्टेंट नाम है सारे। अगर यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बता दो। छुट्टी नहीं हुई है? यहाँ तक क्लियर हो गया? तो सुनना जरा ध्यान से। अब जब ये हाइट इसके बीच में तो बॉन्ड्स बने हुए है ना, और इन बॉन्ड्स को जो तोड़ते हुए जाता है वो कौन? हेलिकेज नहीं है यहाँ पर, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। उस देखो पहले जब हेलिकेज जो था ना उसको तुमने स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा था, क्योंकि हमारी बुक में है भी नहीं, कहीं पे भी नहीं कि हेलिकेज दिखाई कैसा देता है। लेकिन यहाँ पर जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज काम करता है ना, उसका स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे हम, उसके अंदर क्या क्या होता है। समझाया मैंने क्या बोला? उसके अंदर पढ़ेंगे हम इसमें क्या क्या होता है, लेकिन वो थोड़ी देर बाद की बात है। तो सुनो, अब वो जो स्ट्रक्चर यहाँ पर एंटर करता है, अब जब वो डीएनए पर अटैक कर देगा तो इतना यहाँ से खुलेगा और यहाँ पे बंद होकर यहाँ तक खुल जाएगा। तो डीएनए कुछ इस तरीके से दिखाई देगा यार। टर्मिनेशन ये रहा पॉइंट, यहाँ पे प्रमोटर था और इतना डीएनए जिस पे तुमने कर छोड़ा उतना खुल गया कि नहीं? अब इसमें से मान लो ये वाला कोडिंग स्ट्रैंड है और ये वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड है, तो बताओ डीएनए कहाँ पे बनेगा? यहाँ पर बनेगा। बनेगा कि नहीं? तो नया डीएनए यहाँ पे सिंथेसाइज होगा, नया आरएनए यहाँ पर सिंथेसाइज होगा। अब ये नया आरएनए जो सिंथेसाइज होगा जरूरी थोड़ी है ऐसा इतने प्यार से आसानी से काम चल जाएगा। अगर इतने आसानी से काम चल जाए तो मजा ही आ जाएगा ना, तो नंबर ही आ जाएंगे हमारे अच्छे। समझ आया? वो तो हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इतने सारे से काम चलता नहीं। तो अब क्या क्या होगा वो हम बाद में बात करेंगे, पहले बताओ यहाँ तक आराम से सोच लो। यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी है अब आ रहा है तो मिलाए। यहाँ तक क्लियर हो गया? पक्का समझ में आ गया? ठीक है, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी है तो फिर पक्का समझ में आए? पक्का क्लियर है? कर दे खत्म। तो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है 3 स्टेप्स में, मतलब 3 पार्ट्स में चलता है। तो हम पूरे डीएनए को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेशन। प्रमोटर वो जहां से वो एंटर करेगा। अब तुम बोलोगे कि भैया कहीं से भी एंटर कर जाता है क्या? वो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज नहीं, वो एक स्पेसिफिक लोकेशन को आइडेंटिफाई करता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर वो इंफॉर्मेशन अलग होती है और यूकैरियोट्स के अंदर वो इंफॉर्मेशन अलग होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक लोकेशन होती है टाटा, TA। जैसे ही कहीं पर वो TA आइडेंटिफाई कर लेता है ना, तो वो एंजाइम एंटर कर जाता है और वहां से तोड़ना चालू कर देता है।
टर्मिनेशन में भी एक स्पेसिफिक लोकेशन होती है, ऐसा नहीं कि कहीं से भी टर्मिनेट हो जाएगा वो, टर्मिनेशन की भी स्पेसिफिक लोकेशन होती है, ज्यादातर वहां पे रो फैक्टर काम करता है। समझ आया? अब क्वेश्चन ये कि जो एंजाइम तोड़ता है बॉन्ड्स को वो कौन है, कैसा दिखाई देता है? तो वो दो स्ट्रक्चर से दिखाई देता है। कैसा? डिटेल में बातें पढ़ेंगे। उसके पास एक कोर पार्टिकल होता है और एक सिग्मा फैक्टर छोड़ जाता है। तो कोर पार्टिकल कुछ नहीं कर सकता, सिग्मा फैक्टर कुछ नहीं कर सकता। इन कोर पार्टिकल सिग्मा फैक्टर जब जुड़ जाते हैं तो वो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बनाते थे और वो फिर हाइड्रोजन को तोड़ते हुए जाते हैं। तो नया मैंने क्या बोला? ठीक है, इसकी डिटेल फिर हम बाद में पढ़ लेंगे। यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत हो तो पूछो। ये जो आज पढ़ा वो कल पढ़ाओ। अगर ज्यादा यही पढ़ाया कहीं वही पढ़ा होगा, लेकिन लिखवाने का काम तो थोड़ा सा करना पड़ेगा। भाई कोफैक्टर ठीक है, मैंने मैसेज में लिखवा दिया। कोफैक्टर का क्या है? कोफैक्टर नहीं है, मैंने बोला था कोर पार्टिकल बोला था मैंने, कोर पार्टिकल और सिग्मा फैक्टर वो जुड़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे टर्मिनेशन पे काम करता है रो फैक्टर, टर्मिनेशन पे काम करता है रो फैक्टर। ठीक है, क्लियर हो गया? पक्का क्लियर है? चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय। कोर पार्टिकल इसको पीछे से पढ़ा होगा ना, जो आज पढ़ा है।